अध्याय 9 प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन 22 कृपया अनुसरण करें और अनुशंसा करें। बीप। लिफ्ट के दरवाजे खुले और एक विशाल प्रशिक्षण हॉल सामने आया। अंदर एक दर्जन से ज्यादा आकृतियां थीं, जिनमें यन डिस्ट्रिक्ट का हॉल मास्टर जिंग नायन भी शामिल था। काफी लोग, 9 लोग। यह उस समय से भी ज्यादा है जब मैंने इसे लिया था। लगभग एक दर्जन आकृतियों में से चेहरे पर बड़े निशान वाली एक लंबी, सुंदर महिला ने सबसे पहले बात की। आपको प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन में भाग लेते हुए 10 साल हो गए हैं। आप इसकी तुलना अब से कैसे कर सकते हैं? लंबे, लहराते बालों वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ली यू और अन्य लोगों को देखा और कहा, सब लोग आ जाओ और परीक्षा की तैयारी करो। हाँ, प्रशिक्षक वो। ली यू सहित 9 व्यक्तियों ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। यहां आते समय उन्हें उनके प्रशिक्षकों ने पहले ही जानकारी दे दी थी। यह अधेड़ उम्र का आदमी वुटोंग था, जो लिमिट मार्शल हॉल के यांगजाओ सिटी ब्रांच का मुख्य प्रशिक्षक था। पहले मुझे अपना पहचान पत्र दो। जिस व्यक्ति ने ली यू और अन्य 9 लोगों को ऊपर पहुंचाया, उसने उनके पहचान पत्र ले लिए और तुरंत उन्हें वुटोंग को सौंप दिया। वुटोंग ने लापरवाही से अपना पहचान पत्र निकाला और बगल में रखे खुले उपकरण पर स्वाइप किया। जो लाइट स्क्रीन खुली, उसमें पहचान पत्र में दर्ज निजी जानकारी तुरंत दिखाई देने लगी। यह ली यू था। सबसे पहले, ली यू। वुटोंग ने प्रकाश स्क्रीन पर पहचान की जानकारी देखी और अपनी भौहें उठाईं। बूढ़े जियांग, तुम्हारे यन डिस्ट्रिक्ट से अचानक 21 साल का बच्चा कैसे पैदा हो गया? बुरा नहीं है। जिंग नायन हंसते हुए बोला, क्या यह इसलिए नहीं है कि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं उसे यहां लाने का साहस कर सका? ओह, इतना आत्मविश्वास। उस यांगू वाले बच्चे की तरह मत बनो, जो हमेशा सिर्फ मजा देखने आता है। हा हा। जिंग नायन के बगल में एक मोटे बूढ़े आदमी ने जिंग नायन की बातें समझ लीं और हंसने लगा। बूढ़े जियांग को इस ली यू पर बहुत भरोसा है। वुटोंग की नजर ली यू पर टिकी हुई थी और वह जोर से हंस रहा था। इस बच्चे के लिए, जिंग नायन ने मुझे खास तौर पर घसीटा। उसे आत्मविश्वास कैसे नहीं हो सकता? जो महिला पहले बोली उसने उदासीनता से कहा। वास्तव में, बच्चे, जल्दी करो। सभी योद्धा मुस्कुराए और ली यू को घूरते रहे तथा उसके मूल्यांकन परिणामों पर पूरा ध्यान देते रहे। ली यू, उन्हें डेटा से मारो। जैसे ही जिंग नायन ने बोलना समाप्त किया, ली यू पंचिंग बैग के पास गया, अपनी सांस को थोड़ा समायोजित किया, फिर एक गहरी सांस ली और अंत में उसकी मुट्ठी तोप के गोले की तरह निकली और पंचिंग बैग में जा लगी। टकराना। पंचिंग बैग के ऊपर लगी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर एक गर्जना के साथ एक संख्या चमक उठी, 1457 किलोग्राम। हे भगवान, 1457 किलो। यह बल उन प्राथमिक योद्धाओं में भी काफी अच्छा है जिन्होंने गाइड टेक्निक सीखा है। मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग ने मुक्का मारने की शक्ति को देखा और थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन उसके पीछे खड़ी जख्मी चेहरे वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा, यह निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन इस ली यू ने अपना सबसे मजबूत मुक्का मारने के लिए अपने शरीर की सारी ताकत लगा दी, जिससे आसानी से गुरुत्वाकर्षण का केंद्र स्थिर हो सकता है। यदि आप किसी राक्षस से लड़ रहे हैं, तो क्या मुझे विस्तार से यह बताने की जरूरत है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र खोने का क्या मतलब है? तुम कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहे हो। आखिरकार, वे अभी भी बच्चे हैं और उनके लिए फैसलों को लेकर निर्णायक होना स्वाभाविक है। हालांकि, यह आपकी गलतियों का बहाना नहीं है। युद्ध में अस्थिर गुरुत्वाकर्षण केंद्र आत्महत्या के समान है। वुटोंग मुस्कुराया, फिर 9 व्यक्तियों को चेतावनी दी। हाँ। ली यू और बाकी 8 ने सिर हिलाया। और क्या उन्होंने सचमुच इसे दिल से लिया? यह व्याख्या पर निर्भर है। किसी भी मामले में, ली यू ने ऐसा नहीं किया। अपने सिम्युलेटेड लाइफ में 3 वर्षों के युद्ध अनुभव ने उन्हें बताया कि युद्ध में प्रत्येक प्रहार पूरी ताकत से किया जाना चाहिए। अरे, तुम्हें क्या लगता है जिंग नायन ने मुझे क्यों घसीटा? ताकि मेरी टीम इस बच्चे को विल्डरनेस एरिया में ले जाए। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आगे। वुटोंग ने अपना हाथ हिलाया, महिला को चुप रहने का संकेत दिया, फिर अगला आईडी कार्ड निकाला, अगला, त्यांक्यू। इस बीच, ली यू टीम में वापस आ गया। उसकी निगाहें जख्मी चेहरे वाली महिला पर टिकी थीं। आखिरकार, ऐसा लग रहा था कि यह वही योद्धा था जिसे जिंग नायन ने उसके लिए ढूंढा था। 9 व्यक्तियों ने शीघ्रता से पंचिंग पावर टेस्ट पूरा कर लिया और सभी पासिंग लाइन तक पहुंच गए। आखिरकार, जो लोग बुनियादी पंचिंग पावर मानक को भी पूरा नहीं कर सकते, वे प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन के लिए उत्सुकता से आवेदन नहीं करेंगे। न ही मार्शल हॉल के प्रशिक्षक उन्हें पंजीकृत करेंगे। दूसरा परीक्षण गति परीक्षण था। इस बार 9 में से कई लड़खड़ा गए। सबसे पहले बाहर होने वाला यांग बू था। पासिंग लाइन 25 मीटर सेकंड थी और वह 24.5 मीटर सेकंड के स्कोर के साथ असफल रहा। एक आह भरते हुए, यांगू कुछ हद तक निराश होकर टीम में लौट आया। यदि वह थोड़ी बेहतर स्थिति में होते तो शायद पास हो जाते, लेकिन दुर्भाग्यवश, वास्तविकता में कोई अगर्त नहीं है। ली यू पंचिंग पावर टेस्ट में अव्वल रहा और स्वाभाविक रूप से स्पीड टेस्ट में सबसे पीछे। हालांकि, उसे खुद पर पूरा भरोसा था। उसने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई और 28.4 मीटर सेकंड का स्कोर हासिल किया। पासिंग लाइन से काफी ऊपर। बुरा नहीं है, पासिंग लाइन से बहुत ऊपर है। वुटोंग ने स्वीकृति दिखाते हुए सिर हिलाया। अंततः, गति श्रेणी में 4 लोगों को बाहर कर दिया गया। अंत में केवल 5 ही बचे। मेरे पीछे आओ। वुटोंग ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर 5 व्यक्तियों और दर्जन भर दर्शकों को प्रशिक्षण हॉल के बगल में स्थित तंत्रिका प्रतिक्रिया परीक्षण कक्ष में ले गया। सबसे पहले, ली यू।
ली यू को परीक्षण क्षेत्र में प्रवेश करते देखने के बाद वुटोंग ने स्टॉप बटन दबाया और क्षेत्र के किनारे तुरंत लाल रोशनी से घिर गए। परीक्षण समाप्त होने से पहले आपको परीक्षण क्षेत्र छोड़ने की अनुमति नहीं है, अन्यथा आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। लाल रेखा को छूने पर अंक काट लिए जाएंगे। नियमों के संक्षिप्त परिचय के बाद वुटोंग ने परीक्षा शुरू की। तभी उन्होंने केवल तंत्रिका प्रतिक्रिया परीक्षण मशीन के थूथन को घूमते हुए देखा, जिसमें से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी और उसके पीछे रबर की नोक वाली कुछ गोलियां निकल रही थीं। पहला बहुत तेज था, जबकि दूसरा अप्रत्याशित था। ली यू केवल बचने की पूरी कोशिश कर सकता था, लेकिन कभी-कभी जब वह समय पर बच नहीं पाता था तो उसे चोट लग जाती थी। 1 मिनट जल्दी ही बीत गया। जैसे ही मशीन ने घूमना बंद किया, स्क्रीन पर ली यूकस को दिखाई देने लगा। 60 सेकंड के भीतर 34 बार हिट, लाल बत्ती को नहीं छुआ, योग्य। वुटोंग ने स्क्रीन की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। बधाई हो, ली यू, अब से आप प्री मार्शल आर्टिस्ट हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रशिक्षक वो। ली यू ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। केवल 5 लोगों ने तंत्रिका प्रतिक्रिया परीक्षण कराया, इसलिए परिणाम शीघ्र प्राप्त हो गए। केवल एक व्यक्ति काफी बदकिस्मत था, जो परीक्षा में असफल रहा और अंततः बाहर हो गया। 9 प्रतिभागियों में से केवल 4 ही अंततः प्री मार्शल आर्टिस्ट बन पाए। अनुपात को देखते हुए यह कम नहीं लग सकता, लेकिन वास्तव में एक ही डिस्ट्रिक्ट के दसियों हजार छात्र होते हैं। एक साधारण व्यक्ति के योद्धा बनने की संभावना बहुत कम है। वुटोंग ने फिर 4 व्यक्तियों का नेतृत्व किया, उन्हें योद्धा युद्ध मूल्यांकन आवेदन अनुबंध दिया और उनसे हस्ताक्षर करवाने के बाद जीन ऊर्जा और गाइड टेक्निक का परिचय देना शुरू किया। हाँ, परिचय का केंद्र बिंदु हॉन्ग था, लेकिन यह वाजिब भी था। लिमिट मार्शल हॉल के संस्थापक और वर्तमान में पृथ्वी के सबसे ताकतवर व्यक्ति होने के नाते हान की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बहुत थी। फिर उसने कुछ सशस्त्र सैनिकों को बुलाया ताकि वे अन्य 3 लोगों को समुदाय से बाहर ले जा सकें। केवल ली यू शेष रह गया। ली यू, मुझे पता है कि आप प्रशिक्षण लेने और खुद को मजबूत बनाने के लिए विल्डरनेस एरिया में जाने की योजना बना रहे हैं, ताकि जब आप योद्धा अनुबंध पर हस्ताक्षर करें तो आपको उच्च प्रारंभिक निधि मिल सके। ली यू की ओर देखते हुए वुटोंग ने शांति से कहा, लेकिन आप गलत हैं। आपको यह जानना होगा कि ओरजियांग द्वारा आपको प्रतिभाशाली कहने का मुख्य कारण आपकी मार्शल आर्ट नहीं, बल्कि आपकी ब्लेड तकनीक है। एक 21 वर्षीय प्री मार्शल आर्टिस्ट अच्छा है, लेकिन प्रतिभाशाली होने की सीमा तक नहीं। इसलिए चाहे आप विल्डरनेस एरिया पर जाएं या नहीं, जब तक आप कमांडर लेवल वॉरियर के रूप में वापस नहीं आते, अंतिम परिणाम में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से अनुशंसा करता हूं कि लाभ देखने के बाद आप अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। जब वुटोंग ने बोलना समाप्त किया, तो उसने अपने पास से एक सूची और एक अनुबंध निकाला। अध्याय 10, योद्धा अनुबंध पर हस्ताक्षर कृपया पढ़ें, कृपया अनुशंसा करें। ली यू ने वुटोंग द्वारा सौंपी गई सूची ली और जब उसने उसे देखा तो उसका दिल दहल गया। एक मानक विला के अतिरिक्त वहां 10 मिलियन की एक प्रारंभिक निधि भी थी, तथा चालन तकनीक, गाइड टेक्निक्स तथा आक्रामक तरीकों के लिए गुप्त मैनुअल भी थे, जिनका कुल मूल्य 40 मिलियन से अधिक नहीं था। संयुक्त रूप से अलग अलग विला को छोड़कर यह पूरे 50 मिलियन था। योद्धा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद साधारण योद्धाओं को आरंभिक धनराशि के रूप में मात्र 1 मिलियन ही प्राप्त होता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वुटोंग ने कहा कि जब तक वह वापस लौटकर वो जनरल लेवल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक अंतिम परिणाम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। माफ कीजिए, मैं अभी भी कोई निर्णय लेने से पहले विल्डरनेस एरिया से लौटने तक इंतजार करना चाहता हूं। ली यू सूची को घूरता रहा, काफी देर तक चुप रहा, फिर धीरे से उसे पीछे धकेल दिया। वह बहुत ललचा गया। जब तक वह इस योद्धा अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है, वह तुरंत लिमिट मार्शल हॉल द्वारा प्रदान की गई प्रारंभिक धनराशि प्राप्त कर सकता है, भले ही केवल 10 मिलियन उसके मुफ्त उपयोग के लिए हो। यह सिम्युलेटेड लाइफ को 10 बार चलाने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन ली यू अभी भी थोड़ा अनिच्छुक था। वह और अधिक चाहता था। ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने आप पर बहुत भरोसा है। वुटोंग ने पीछे धकेली गई सूची और अनुबंध को देखा, अपनी ठुड्डी को सहलाया और मुस्कुराया, लेकिन वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह उपचार आपकी वर्तमान क्षमता के आधार पर दिया जाता है और यदि बाद में आपकी क्षमता में गुणात्मक परिवर्तन होता है, तो अनुबंध की शर्तें तदनुसार बढ़ जाएंगी। क्योंकि इस दुनिया में ताकतें सिर्फ मेरी लिमिट मार्शल हॉल नहीं हैं। जब इलाज वाकई आपकी प्रतिभा से मेल नहीं खाता, तो आप अनुबंध तोड़कर पूरी तरह से जा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई आपके लिए भुगतान करने को तैयार हो ही जाएगा। आखिरकार एक योद्धा अनुबंध के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति अधिकतम 300 मिलियन होती है। एक क्षण की चुप्पी के बाद ली यू ने थोड़ा सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है, मैं लिमिट मार्शल हॉल में शामिल होने को तैयार हूं। वुटोंग ने हल्के से सिर हिलाया और कॉन्ट्रैक्ट और पेन को वापस धकेल दिया। तो बस यही दस्तखत कर दीजिए। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने ली यू को हस्ताक्षर करते हुए देखा, अपना हाथ बढ़ाया और कहा, स्वागत है, ली यू। लिमिट मार्शल हॉल के बड़े परिवार में शामिल हों। ली यू खड़े हुए और उनसे हाथ मिलाया। आज से आप सीधे वॉरियर विला समुदाय में जा सकते हैं।
जहां तक आपके शुरुआती फंड और आपके द्वारा चुने गए गुप्त मैनुअल का सवाल है, आधिकारिक तौर पर योद्धा बनने और योद्धा प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद आप गुप्त मैनुअल चुनने और खरीदने के लिए लिमिट मार्शल हॉल के आंतरिक नेटवर्क में प्रवेश करने के पात्र होंगे। शुरुआती धनराशि भी सीधे आपके योद्धा खाते में जमा हो जाएगी। वुटोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इन शुरुआती फंडों का उपयोग करने से पहले आधिकारिक तौर पर योद्धा बनने की आवश्यकता है। ली यू स्तब्ध था, उसकी मुस्कान थोड़ी कठोर थी। तो वह बिना किसी बात के खुश था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें योद्धा युद्ध मूल्यांकन समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, तभी वे प्रारंभिक धनराशि का उपयोग कर सके। हाँ, प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन 1 अगस्त को आयोजित किया जा सकता है। क्यों, क्या तुम्हें अभी पैसे की जरूरत है? वुटोंग थोड़ा हैरान हुआ। ली यू ने मन ही मन आह भरी और समझाया, वापस जाने के बाद मैं विल्डरनेस एरिया में प्रवेश करूंगा। अगर हो सके तो मैं शुरुआती पैसों से उपकरण खरीदना चाहूंगा। वह यह नहीं कह सकता था कि उसे सिम्युलेटेड लाइफ चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। अगर वह ऐसा करता तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। वुटोंग खिलखिलाकर हंसा, यह कहना आसान है। तुम्हें जो भी हथियार चाहिए, जिंग नायन से शस्त्रागार से ले आने को कहो। इसके बाद उसने कुछ और निर्देश दिए, फिर जिंग नायन को ली यू को लिमिट हॉल छोड़ने को कहा। जख्मी चेहरे वाली महिला भी उनके साथ चली गई। कार में बैठ जाओ। जिंग नायन और उस जख्मी चेहरे वाली महिला दोनों के पास कारें थीं, इसलिए ली यू ने मेट्रो नहीं ली। इसके बजाय वह सीधे उनकी कार में बैठ गया और यन डिस्ट्रिक्ट की ओर चल पड़ा। पहले एजू और अन्य लोगों को बता दो। जिंग नायन गाड़ी चला रहा था, जख्मी चेहरे वाली महिला यात्री सीट पर थी और ली यू पीछे बैठा था। उन तीनों ने बातचीत नहीं की। ली यू ने अपना फोन निकाला और अपनी बहन लीजू को फोन किया। नमस्ते। जैसे ही नंबर डायल किया गया, फोन पर उसकी बहन लीजू की आवाज आई। ली यू हंसकर बोला, यह मैं हूं, तुम्हारा भाई। बेशक मैं पास हो गया और मैंने योद्धा अनुबंध पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। प्री मार्शल आर्टिस्ट प्रमाण पत्र कुछ ही दिनों में आ जाना चाहिए। मम्मी, रो मत। जब मैं वापस आऊंगा तो हम धीरे धीरे बातें करेंगे। मैं अभी कोच जिंग नायन की गाड़ी में हूं और थोड़ी देर में मुझे यन डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। हम ठीक है। फोन रखते ही ली यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर उसे शुरुआती फंड नहीं भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। योद्धा अनुबंध पर जल्दी हस्ताक्षर करने का मतलब था योद्धा समुदाय में जल्दी शामिल होना। बात बस इतनी थी कि उसके पास अभी 10 लाख नहीं थे। अगर होते तो ली यू तुरंत सिम्युलेटेड लाइफ को दौड़ाने के लिए उत्सुक होता। उसे यकीन ही नहीं हुआ। अब जब वो लिमिट मार्शल हॉल में शामिल हो गया था और उसे इतनी सुरक्षा मिल गई थी, तो क्या वो तथाकथित रईस अब भी लापरवाही से काम कर सकता था? जब तक वह कुलीन व्यक्ति उसे आसानी से कुचलकर मार नहीं सकता, तब तक एक सिम्युलेटेड लाइफ से होने वाले लाभ निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेंगे। परिवार। दागदार चेहरे वाली महिला ने रियरव्यू मिरर में ली यू की मुस्कान देखी। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे से पूछा, हाँ मेरी बहन। ली यू ने दाग धब्बों वाली महिला के सवाल का तुरंत जवाब दिया। आखिरकार यह योद्धा दस्ते का कप्तान था जिसे जिंग नायन ने उसके लिए ढूंढा था, जो उसे अगले कुछ महीनों के लिए विल्डरनेस एरिया में सुरक्षा प्रदान करेगा और यह उसके जीवन से संबंधित था। जख्मी चेहरे वाली औरत थोड़ा चौंकी, बहन, अपने माँ बाप को नहीं बताया? ली यू के चेहरे पर शांति थी जब उन्होंने मूल शरीर के माता पिता के बारे में बताया। मेरे माता पिता दोनों मर चुके हैं, मेरी सिर्फ 2 छोटी बहनें हैं। यह सामान्य था। हालांकि वह 5 साल से निकले हुए तारों की दुनिया में था, लेकिन मूल शरीर के माता पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह 7 साल का था। उसे जो कुछ यादें विरासत में मिली, उनमें मूल शरीर के माता पिता के बारे में शायद ही कुछ था। तो स्वाभाविक रूप से ली यू ज्यादा महसूस नहीं हुआ। हालांकि जख्मों से भरे चेहरे वाली उस महिला को यह पता नहीं था और उसे लगा कि उसने ली यू के जख्म को फिर से हरा कर दिया है। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, माफ करना। ली यू ने उदासीनता से कंधे उचकाए, फिर पूछा, ठीक है, यान जी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस योद्धा दस्ते के कप्तान हो? जिंग नायन, जो गाड़ी चला रहा था, ने ली यू को उत्तर दिया, फिर धीरे से कहा, एयान मूल रूप से जैंगन बेस सिटी में नहीं रह रहा था, लेकिन आपकी खातिर मैंने अनुरोध किया कि वे एक अतिरिक्त दिन रुकें। एयान ने भी आपको अस्थायी रूप से बेरियल फॉक्स स्क्वाड में शामिल होने की अनुमति दी है, लेकिन यह मत सोचिए कि वो जनरल लेवल योद्धा दस्ता पूर्ण सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। हम ठीक है। ली यू ने हल्के से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर कृतज्ञता का भाव दिखाई दिया। जिंग नायन ने वास्तव में उसे महत्व दिया तथा उसे वो जनरल लेवल योद्धा दस्ता पाया। ताकत का यह स्तर विल्डरनेस एरिया में एक निश्चित स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही पर्याप्त था। जिंग नायन के बोलने के बाद मैंग्यान ने शांति से बीच में कहा, हम, लेकिन मैं साफ साफ कहूंगा। बेरियल फॉक्स स्क्वाड अपनी क्षमता के अनुसार आपको प्रशिक्षण और विकास का, युद्ध के लिए अनुकूल होने का और इस प्रक्रिया के दौरान अपनी क्षमता के अनुसार आपकी सहायता करने का एक निश्चित अवसर देंगे। लेकिन आपको भी सुधार करने की जरूरत है। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक मिशन का अनुकूलन काल दे सकता हूं। अगर एक मिशन के बाद भी आप अपनी भूमिका में ढल नहीं पाते, तो मुझे माफ करना, आप वहीं वापस जा सकते हैं जहां से आए थे। यान जी, मैं समझ गया। ली यू ने तुरंत जवाब में सिर हिलाया। सिम्युलेटेड लाइफ के अपने अनुभव से वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि विल्डरनेस एरिया में योद्धा दस्ते असल में चाकू की धार पर नाच रहे थे।
अगर ऐसे समय में दस्ते पर कोई बोझ आ जाता तो पूरी टुकड़ी के विनाश की संभावना बहुत ज्यादा थी। इसलिए वह यह भी जानता था कि जिंग नायन ने उसे बेरियल फॉक्स स्क्वाड जैसे वॉर जनरल लेवल योद्धा दस्ते में शामिल करने के लिए कितना एहसान खर्च किया था। अध्याय 11 मिंग्यू समुदाय में रहना। कृपया पढ़ें और अनुशंसा करें। ठीक है, जब तुम वापस जाओ तो घर पर सामान व्यवस्थित कर लो और फिर तुम तैयार हो सकते हो। हम आज रात बेस सिटी छोड़ रहे हैं। लियू के रवैये को देखते हुए मेंग्यान ने थोड़ा सिर हिलाया। जब तक आप इसे सुन सकते हैं तब तक यह ठीक है। हालांकि लियू की ताकत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर उसे विशेष तलवारबाजी के साथ जोड़ दिया जाए तो उसकी समग्र युद्ध शक्ति अभी भी ज्यादातर मध्यम स्तरीय योद्धाओं के बराबर हो सकती है। अगर युद्ध शक्ति कमजोर है तो भले ही वह उच्च स्तरीय योद्धा ही क्यों न हो, वह लियू को हरा नहीं पाएगा। यह ताकत वास्तव में काफी अच्छी है। आखिरकार, हालांकि यह सामान्य स्तर के योद्धाओं की एक टीम है, लेकिन असली सामान्य स्तर का योद्धा तो केवल एक ही है, मेंग्यान। गनर को छोड़कर बाकी 5 लोग सभी उच्च स्तरीय योद्धा हैं। बेशक बंदूक बनाने वालों की बंदूकों की शक्ति इन उच्च स्तरीय योद्धाओं की तुलना में अधिक होती है और सबसे शक्तिशाली तोपें जूनियर जनरलों के लिए भी खतरा पैदा कर सकती हैं। बातचीत करते करते जियांग नियान की कार लियान जिले के एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स हॉल में पहुंच चुकी थी। कार पार्क करने के बाद वह लियू को सीधे उपकरण गोदाम में ले गया। चूंकि आप पहली बार जंगल में जा रहे हैं, इसलिए मेरी सलाह है कि आप अपने आप को कुछ बेहतर हथियारों से लैस करें। जियांग नियान ने लियू की ओर देखा और कहा। इसके बाद आप जो भी हथियार और उपकरण चाहें ले सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें वापस करते समय वे क्षतिग्रस्त हों तो आपको उनके लिए भुगतान करना होगा। ठीक है। लियू ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखों में उत्साह के साथ शस्त्रागार को देखा। मुझे सीरीज 5 लड़ाकू वर्दी, ब्लड शैडो ब्लेड A6 मॉडल, एक बैकपैक और एक लड़ाकू संचार घड़ी चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के लियू ने अपने अनुभव के आधार पर तुरंत अपनी जरूरतें बता दी। जियांग नियान ने लियू की बातें सुनी और उनके द्वारा बताई गई वस्तुओं को एक एक करके लियू के पास ले आया। ब्लड शैडो ब्लेड A6 मॉडल की पूरी कीमत 20 मिलियन है। सीरीज 5 कॉम्बैट यूनिफॉर्म, जिसमें कॉम्बैट बूट भी शामिल हैं, की पूरी कीमत 18 मिलियन है। बैकपैक, कम्युनिकेशन वॉच और अन्य गैजेट्स को जोड़ दें तो कुल कीमत 39 मिलियन है। जियांग नियान ने उपकरण पर नजर डाली और कहा, जब आप वापस आएंगे, अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो मैं आपको आधी कीमत चुकाऊंगा, जो कि 19.5 मिलियन है। यदि आप उन्हें रखना नहीं चाहते हैं और उन्हें नए के साथ बदलना चाहते हैं तो बस उन्हें मुझे वापस कर दें और आप पैसे लेकर मेरे पास आ सकते हैं या मेंग्यान से उन्हें खरीदने के लिए कह सकते हैं। हम दोनों के पास एक स्टार योगदान अंक है, इसलिए हम इसे आधी कीमत पर खरीद सकते हैं। मेंग्यान ने भी सिर हिलाया, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने उसे याद दिलाया, आप दूसरों से ठंडे और गर्म हथियार खरीदने में मदद मांग सकते हैं। मार्शल आर्ट स्कूल द्वारा इसकी अनुमति है, लेकिन आप दूसरों से विभिन्न गुप्त मैनुअल और मार्गदर्शक तकनीकों को खरीदने में मदद नहीं मांग सकते। यदि आप इसे खरीद भी लें तो भी मार्शल आर्ट स्कूल की अनुमति के बिना आप इसे वितरित नहीं कर सकते। लियू ने सिर हिलाया। वह यह सब जानता था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा दर्द महसूस हुआ। आखिरकार सिम्स में खरीदे गए चीज का वास्तविक जीवन में उपयोग नहीं किया जा सकता, भले ही आप उन्हें जानते हों। अन्यथा यदि इसकी खोज हो जाती है तो इसे अनधिकृत साहित्यिक चोरी, रहस्यों के प्रसार तथा रहस्यों पर निर्माता के स्वामित्व के उल्लंघन का संदेह होगा। लेकिन लियू ने पहले ही सिम्स के लिए भुगतान कर दिया है। क्या यह सिर्फ जबरन द्वितीय उपभोग नहीं है? सूरज तप रहा है। लियू के सुविधाजनक स्टोव के सामने एक ट्रक रुका और लियू और उसकी 2 बहनों ने ट्रक पर सामान लादना शुरू कर दिया। आखिरकार फॉक्स बरियल टीम आज रात बेस शहर से जंगल क्षेत्र के लिए रवाना हो रही थी, इसलिए लियू इंतजार करने के मूड में नहीं थी और उसने सीधे चलती कंपनी को चलना शुरू करने के लिए सूचित किया। खैर, मैंने चलती कंपनी को किराए पर लेने के लिए मेंग्यान से पैसे उधार लिए। 1 लाख युआन। बिना किसी और देरी के लियू ने अपना मुंह खोला और ट्रांसफर का नोटिफिकेशन आ गया। बहन यान उदार है। लीजू और लियू यह जानकर खुश हुए कि वे योद्धा समुदाय में जा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने सुना कि उनका भाई जंगली क्षेत्र में जा रहा है तो उन्होंने चिंता व्यक्त की। ये 3 बच्चे क्या कर रहे हैं? दिन के बीच में वे क्या कर रहे हैं? वे दोनों लड़कियां हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में हैं, है ना? वे इतनी गर्मी में कक्षा में जाने के बजाय यहाँ क्यों आ रही हैं? लियू का 3 लोगों का परिवार कई सालों से इस सुविधा स्टोर में रह रहा है। 3 बड़े हो चुके बच्चों के साथ स्वाभाविक रूप से उन्हें आसपास के पड़ोसियों की मदद पर निर्भर रहना पड़ता है। दोस्तों और पड़ोसियों को उत्सुकता से भरा देखकर लियू भी मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई और जोर से बोली, मैंने अभी अभी अर्ध योद्धा मूल्यांकन पास किया है और एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल में दाखिला लिया है। अब मैं मिंग्यू समुदाय में जा रहा हूँ। जब 1 अगस्त को मार्शल आर्टिस्ट का मुकाबला मूल्यांकन पूरा हो जाएगा तो मैं एक भोज का आयोजन करूंगा। मुझे उम्मीद है कि सभी चाचा चाची आकर अपना आशीर्वाद देंगे। आपको जरूर आना चाहिए। जो लोग सुविधा स्टोरों के पास रहते हैं वे मूलतः शहर में सबसे निचले वर्ग के हैं और वे सभी एक दिन अपने जीवन में बदलाव की आशा रखते हैं। और लियू एक योद्धा बन गया और मिंग्यू समुदाय में चला गया जहां केवल योद्धा ही रह सकते थे।
इस समूह के लोगों की नजर में यह घटनाओं का एक नया मोड़ था। एक क्षण के लिए, चाहे वह आसपास के पड़ोसी हों या देखने आए राहगीर हों या चलती कंपनी के कर्मचारी हों, सभी की आंखों में ईर्ष्या थी। भाई लुओ, तुम किससे ईर्ष्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा अल्फेंग अभी एक उन्नत छात्र नहीं है? वह केवल 18 वर्ष का है। एक दिन वह इस नियोक्ता की तरह योद्धा बन सकता है। ट्रक के पास सामान ले जा रहे दो मजदूर मजाक कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। चलो पहले उनके लिए सामान हटाते हैं। हालांकि इस नियोक्ता से बात करना आसान है, फिर भी हमें उसके लिए काम अच्छी तरह से करना होगा। लुओगे नामक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है। पुरुषों ने खुशी से सिर हिलाया। असल में वहां ज्यादा सामान नहीं था। आखिरकार तीनों बच्चे दुकान में ही रहते थे, इसलिए रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जल्दी से बाहर निकाल ली गईं और ली यू ने बाकी सामान नहीं हटाया। उसने जंगल से लौटने के बाद दुकान खाली करने या सीधे बेचने के बारे में सोचने की योजना बनाई। इसके बाद आसपास के पड़ोसियों और बड़ी संख्या में राहगीरों की निगाहों के सामने लियू और उनका परिवार एक टैक्सी में रवाना हो गए। उनके पीछे पीछे उनकी दैनिक आवश्यकताओं से भरे ट्रक आ रहे थे। ये चीजें बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं हैं, लेकिन लियू और उसके दो भाई बहन उन्हें आसानी से फेंकने के लिए अनिच्छुक हैं। उन सबको ले जाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, इसलिए मैंने उन्हें ले लिया। बस इसी तरह वह योद्धा समुदाय में प्रवेश कर गया और उसके पास वे सभी वस्तुएं थीं जो लियू ने पिछले 5 वर्षों में भक्षण सितारा दुनिया में एकत्र की थीं। पार्किंग। मिंग्यू समुदाय के प्रवेश द्वार पर जीवित गोला बारूद से लैस 6 सैनिक मानक सैन्य मुद्रा में द्वार के दोनों ओर खड़े थे। उनकी आंखें आसपास के वातावरण पर नजर रख रही थीं। लियू और उसके समूह की कार को देखने के बाद सैनिकों में से एक आगे बढ़ा, अपने हाथ में असॉल्ट राइफल उठाई और जोर से चिल्लाया। पीछे खड़े 5 सैनिकों ने भी अपनी बंदूकें लोड कर लीं और किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर लियू जल्दी से कार से बाहर निकला। उसकी आईडी की जांच और सत्यापन के बाद 7-8 सैनिक समुदाय से बाहर भागे। चीजों को शीघ्रता से स्थानांतरित करने में सहायता करें। जहां तक चलती कंपनी का सवाल है, उन्होंने मुझे समुदाय में भी शामिल नहीं होने दिया। श्री लियू, यह आपका घर है। सिपाही सामान हटाने में मदद कर रहे थे। पीले बालों वाले बूढ़े आदमी ने हाथ में कुछ दस्तावेज लिए और एक बंगले की ओर इशारा करते हुए उसका परिचय दिया। इस विला संख्या 189 में 3 मंजिलें, एक तहखाना और तीसरी मंजिल पर एक बड़ी बालकनी है। इसका कुल क्षेत्रफल 472 वर्ग मीटर है। तहखाना, आंगन और बालकनी को मिलाकर यह लगभग 750 वर्ग मीटर है। अध्याय 12 फॉक्स बरियल टीम कृपया पढ़ें और अनुशंसित करें। 750 वर्ग मीटर। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, लियू, लीजू और लियू सभी चुप हो गए। लियू के स्टाररी स्काई को समर्पित करने से पहले वह कभी भी इतने बड़े घर में नहीं रहा था। लीजू और लियू की तो बात ही छोड़िए। व्यावसायिक क्षेत्र को घटाने के बाद सुविधा स्टोर उन्हें केवल लगभग 10 वर्ग मीटर का रहने का स्थान प्रदान करता है। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतर के कारण उन्हें अलग अलग कमरों में रखा जाना जरूरी था। इससे पहले लीजू और लियू को 5 वर्ग मीटर के एक छोटे से कमरे में ठूंस दिया गया था। अब लाल और सफेद दीवारों वाले इस शानदार विला को अपने सामने देखकर यह स्वाभाविक है कि मैं कुछ देर तक प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊं। बूढ़े व्यक्ति से जानकारी लेते हुए लियू ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर सैनिक और बूढ़े व्यक्ति को जाते हुए देखा। मैं लगभग 3 महीने के लिए चला जाऊंगा। तुम दोनों को सावधान रहना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स जिम में जाकर प्रशिक्षक जियांग को ढूंढ लेना। आखिरकार फॉक्स बरियल टीम रात में बेस शहर छोड़कर जंगली क्षेत्र की ओर जाएगी, इसलिए जल्दी जाएं और किसी भी समय निकलने के लिए तैयार रहें। भाई सावधान। लीजू और लियू चिंतित दिखे। जंगल मानव बस्तियों के अलावा अन्य भूमि के लिए एक सामान्य शब्द है, जिसमें गिरे हुए शहर, उपनगर, कस्बे, पहाड़ आदि शामिल हैं। इन क्षेत्रों में खतरा भी है। दोनों लड़कियों को व्यवस्थित करने के बाद लियू ने टैक्सी लेकर जियान जिले के एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स हॉल की ओर प्रस्थान किया, जहां मिंग उसका इंतजार कर रहा था। क्या घर पर सब कुछ व्यवस्थित है? लियू को देखते हुए, जो कुशलता से लड़ाकू वर्दी पहने हुए थे, मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर पूछा। यह व्यवस्थित है। लड़ाकू वर्दी पहनने और तलवार उठाने के बाद लियू ने जवाब में सिर हिलाया। तो फिर चलें। मिंग ने सिर हिलाया, फिर जियांग नियांग के साथ मुक्कों का आदान प्रदान किया, फिर मुड़ा और भूमिगत गराज की ओर चला गया। सुरक्षित हों। जियांग नियांग ने लियू के कंधे पर थपथपाया और निर्देश दिए। निश्चिंत रहें। लियू ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर मिंग द्वारा चलाई जा रही कार में बैठ गई और तेजी से चल पड़ी। टारगेट जियांगन बेस सिटी, एचआर एलायंस मॉल। पार्किंग। एक सशस्त्र सैनिक दौड़ता हुआ आया, लियू और मिंग की पहचान की जांच की और उन्हें जाने देने का इशारा किया। इतने सारे सैनिक। लियू ने कार की खिड़की से एचआर एलायंस मॉल का मनोरम दृश्य देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। एक नजर में केंद्र में 88 मंजिला गगनचुंबी इमारत का उल्लेख नहीं करना चाहिए। इमारत के पास चौक के चारों ओर गश्त करने वाले कम से कम 4 अंकों के सैनिक हैं और हर एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित दिखता है। दिखावे के मामले में एचआर एलायंस ने सब कुछ सही किया है। जियांगनान बेस सिटी की स्थायी आबादी 200 मिलियन से अधिक है और यह चीन के 6 सबसे बड़े बेस शहरों में से एक है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहाँ एचआर एलायंस का मुख्यालय इस तरह का है। मिंग यान, जो आगे गाड़ी चला रहा था, ने कार को गराज में ले जाकर लियू को समझाया। यह थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। यदि आप कभी भी किसी भयंकर तूफान का सामना करते हैं और भाग्यशाली होते हैं कि बच जाते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि अतिशयोक्ति का क्या मतलब होता है।
मेंग यान ने अपना सिर हिलाया, धीरे से हंसी और फिर अपने लंबे पैरों के साथ गगनचुंबी इमारत की ओर चल दी। ली यू जल्दी से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। कृपया आप दोनों अंदर आ जाइए। गगनचुंबी इमारत की लॉबी के प्रवेश द्वार पर चियोंगसम पहने दो दरबानों ने सम्मानपूर्वक सलामी दी। वे वहां हैं। मेंग यान ने जिस दिशा में इशारा किया, वहां लड़ाकू वर्दी पहने 5 लोग दिखाई दिए, 3 पुरुष और 2 महिलाएं, जो चाय पी रहे थे और मंच पर शो देख रहे थे। पहली मंजिल योद्धाओं के आराम और मौज मस्ती के लिए है और दूसरी मंजिल पर एचआर अलायंस का कारोबार है। आप यहां शिकार की गई राक्षस सामग्री लाकर बेच सकते हैं। यहां आपको जो कीमत मिलती है वह अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन इसमें कोई योगदान मूल्य नहीं है। यह आपको तय करना है। मेंग यान उन 5 लोगों के पास गई, सहजता से बैठ गई, अपनी लंबी टांगें क्रॉस करके बैठी और धीरे से बोली। ली यू ने सहमति में सिर हिलाया, फिर एक खाली सीट ढूंढी और बैठ गई। बहन यान वापस आ गई हैं। क्या यह वही नया व्यक्ति है जिसके बारे में आप बात कर रही थी? फॉक्स ब्यूरियल टीम के सदस्यों में से एक ने ली यू को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक दूसरे से मिलवाता हूं। मेंग यान ने सिर हिलाया, फिर उठकर बैठ गया और ली यू की ओर इशारा किया। ली यू एक अर्ध योद्धा। उसकी युद्ध शक्ति शायद उन्नत योद्धा स्तर की ही है, लेकिन उसके पास अनुभव की कमी है। जियो चेंग उच्च स्तरीय योद्धा, भाला चलाने में माहिर। जूटिंग एक उच्च स्तरीय योद्धा, बिल्कुल आपकी तरह, ब्लड शैडो सेबर में माहिर है। गाओ चेंग एक उच्च युद्ध शक्ति वाला योद्धा। रांजू एक उच्च युद्ध शक्ति वाला योद्धा। माशिन उसकी युद्ध शक्ति मध्यम स्तरीय योद्धा स्तर की है, लेकिन वह आग्नेयास्त्रों के साथ अच्छी है। अगर वह एक कीमती आग्नेयास्त्र का उपयोग करती है, तो वह सामान्य स्तर के राक्षसों के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। मेंग यान ने 5 लोगों का परिचय देने के बाद अपना भी परिचय दिया। मैं मेंग यान एक जूनियर जनरल स्तर की योद्धा हूं और मैं कैंची चलाने में माहिर हूं। ली यू ने थोड़ा सिर हिलाया। इसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं और लिंग अनुपात काफी संतुलित है, लेकिन वे वास्तव में कमजोर नहीं हैं। 6 लोगों में एक सामान्य स्तर का योद्धा है और बाकी कम से कम उच्च स्तर के योद्धा हैं। ठीक है, ली यू, तुम भी चाकू का इस्तेमाल करती हो। जब तुम जंगल क्षेत्र में प्रवेश करोगी, तो तुम सिस्टर टिंग के अनुभव से सीख सकती हो। माशिन नाम की लड़की मुस्कुराई, मानो उसके करीब आने की कोशिश कर रही हो। ठीक है। ली यू ने माशिन के दुबले पतले शरीर को देखा। हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था कि दूसरा पक्ष इतनी भारी बंदूक कैसे उठा सकता है, फिर भी उसने सहमति में सिर हिलाया। मैंने उनसे लगभग उतना ही सीखा है। जूटिंग, जिसे सिस्टर टिंग के नाम से जाना जाता है, ने शांति से कहा, एक अर्ध योद्धा जिसके पास उच्च स्तरीय योद्धा स्तर की युद्ध शक्ति है। यदि सिस्टर यान सही है, तो केवल एक ही संभावना है। उनकी तलवारबाजी विशेषज्ञ स्तर तक पहुंच गई है। जब विशेष स्तर शब्द बोले गए, तो मेंग यान को छोड़कर अन्य 4 लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। असंभव, विशेषज्ञता स्तर। माशिन बोलते समय थोड़ा हकला रहे थे, लेकिन बाकी तीनों की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी, सभी के चेहरे हैरान थे। अन्य लोगों को विशेषज्ञता के स्तर का मूल्य पता नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ हर कोई इसे अच्छी तरह से जानता है। आखिरकार, वे सभी उच्च स्तरीय योद्धा स्तर पर अटके हुए योद्धा हैं, वे विशेष स्तर के महत्व को कैसे नहीं जान सकते? कितने ही जूनियर जनरल स्तर के योद्धाओं ने विशेष तलवारबाजी में भी महारत हासिल नहीं की है, और फिर भी इस युवक, एक अर्ध योद्धा, के पास पहले से ही यह है। खैर, ली यू की तलवारबाजी वास्तव में विशेषज्ञ स्तर तक पहुंच गई है। मेंग यान ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने इसकी पुष्टि कर दी है। आखिरकार, अगर जियांग नियान ने यह नहीं कहा होता कि ली यू की तलवारबाजी विशेषज्ञ स्तर तक पहुंच गई है, तो वह उसे कभी भी टीम में शामिल होने की अनुमति नहीं देती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह फॉक्स ब्यूरियल टीम में शामिल हो सकते हैं। मेंग यान ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल ली और ठंडे स्वर में कहा, मैंने उसे एक मिशन दिया है जिसके अनुसार उसे ढलना है। अगर वह इस मिशन के दौरान अपनी भूमिका के साथ अच्छी तरह से नहीं ढल पाता है, तो उसे बाहर जाना होगा। टीम फॉक्स ब्यूरियल बोझ के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। अध्याय 13, पहला युद्ध। कृपया पढ़ें और सुझाव दें। मेंग यान के शब्द निर्दयी थे, उसके चेहरे पर एक ठंडी नजर थी। इसे देखने वाला कोई भी यह नहीं सोचेगा कि वह ऐसा नहीं कर सकती। चिंता मत करो, सिस्टर यान। अगर मैं फॉक्स ब्यूरियल टीम की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया, तो मैं चतुराई से यहां से चला जाऊंगा। ली यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे हृदय में असंतोष का लेशमात्र भी अंश नहीं है। वह अच्छी तरह जानता था कि लड़ाई के दौरान दैनिक युद्ध शक्ति महत्वपूर्ण नहीं होती। दैनिक युद्ध शक्ति चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, अगर वह किसी महत्वपूर्ण क्षण में विफल हो जाती है, तो पूरी टीम आसानी से संकट में पड़ जाएगी। चूंकि पूरी टीम की सुरक्षा दांव पर है, इसलिए मेंग यान ज्यादा सतर्क नहीं हो सकता। ठीक है, सब कुछ तैयार है, चलो चलने के लिए तैयार हो जाएं। मेंग यान ने सिर हिलाया, फिर समय देखा और कहा, हमें अंधेरा होने से पहले सैन्य अड्डे में प्रवेश करना होगा। जहां तक जंगल क्षेत्र में प्रवेश करने या न करने का सवाल है, हम समय आने पर फैसला करेंगे। अच्छा। ली यू और टीम के कई सदस्यों ने एक स्वर में प्रतिक्रिया दी। कार में बैठ जाओ। HR एलायंस के पास एक विशेष कार थी, इसलिए फॉक्स ब्यूरियल टीम तथा अस्थायी सदस्य ली यू, कुल 7 लोग HR एलायंस की विशेष कार को ट्रेन स्टेशन तक ले गए। फिर ट्रेन में मैंने देखा कि आधार शहर की रोशनियां दूर होती जा रही थीं। जियांगन बेस सिटी से सैकड़ों किलोमीटर पश्चिम में एक सैन्य जिला चौकी है। 7 पूरी तरह से हथियारों से लैस योद्धा ट्रेन से उतरे। वे कोई और नहीं, बल्कि मेंग यान और ली यू के फॉक्स बरियल स्क्वाड थे। यह सैन्य अड्डा है। हम यहां अपनी आपूर्ति पुनः जुटाएंगे और फिर उत्तर की ओर बढ़ते हुए निर्जन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। गंतव्य अनिश्चित है।
एक बार जब हम पर्याप्त शिकार कर लेते हैं तो हम आपूर्ति की पूर्ति के लिए सैन्य स्टेशन पर लौट आते हैं। मेंग यान ने इसके बारे में सोचा और यह देखते हुए कि यह ली यू का पहली बार जंगल क्षेत्र में प्रवेश था, उसने एक संक्षिप्त परिचय दिया। फॉक्स ब्यूरियल टीम, आप भी 3 में रहेंगे और आराम करेंगे। सैन्य स्टेशन के एक अधिकारी ने मेंग यान की ओर चाबी फेंकी, फिर मुस्कुराया और कहा, अगर इस बार तुम्हें कोई कीमती सामान मिले तो तुम उसे भूमिगत गठबंधन को बेच सकते हो। कीमत पर बातचीत हो सकती है। अगर कीमत सही होगी तो मैं तुम्हें यह जरूर दूंगा। मेंग यान ने चाबी ली और सहजता से जवाब दिया। अधिकारी के रूप में सेवारत इन योद्धाओं में से कुछ 2 प्रमुख मार्शल आर्ट स्कूलों और भूमिगत गठबंधन से आते हैं। सेवाएं प्रदान करते हुए वे योद्धाओं से राक्षसों के लिए सामग्री भी खरीदते हैं। जब मेंग यान आवाज B3 की तलाश कर रही थी, उसने ली यू को समझाया। उनकी कीमतें मार्शल आर्ट स्कूल की तुलना में थोड़ी ज्यादा हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने अभी अभी मार्शल आर्ट स्कूल ज्वाइन किया है, आपको मुख्य रूप से मार्शल आर्ट स्कूल को ही बेचना चाहिए। आखिरकार कई चीजों में योगदान का स्तर नहीं होता, इसलिए उन्हें खरीदना बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, ठीक है। ली यू ने थोड़ा सिर हिलाया। लेकिन मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। B3, वहां। तेज तर्रार मशीन ने सबसे पहले B3 का प्रतिनिधित्व करने वाले निवास को ढूंढ निकाला। यह एक 2 मंजिला इमारत थी। मेंग यान ने अपने हाथ में चिप वाली चाबी दरवाजे पर घुमाई और दरवाजा अपने आप खुल गया। बेशक, यह गैरिसन द्वारा प्रदान किया गया एक अस्थायी निवास मात्र है। फॉक्स बरियल स्क्वाड के गैरिसन छोड़ने के बाद यह निवास अगली योद्धा टीम को आवंटित कर दिया जाएगा। सभी लोग आराम करें और कल सुबह जल्दी निकलें। मेंग यान सोफे पर आराम से बैठी थी, उसकी लंबी टांगें एक दूसरे पर टिकी थीं और उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं। ठीक है। फॉक्स ब्यूरियल टीम के कई सदस्यों ने सहमति में सिर हिलाया। ली यू ने कुछ और नहीं कहा। उसने एक आरामदायक स्थिति ली और आंखें बंद करके आराम करने के लिए पीछे झुक गया। यहां तक कि उन्हें जो अनुभव विरासत में मिला था, उसके अनुसार भी रात में यात्रा करना सबसे अच्छा था। आखिरकार रात में यात्रा करना दिन की तुलना में आसान होता है और इससे संसाधनों की बचत होती है। लेकिन चूंकि मेंग यान ने इसे इस तरह से व्यवस्थित किया था, इसलिए वह इसका खंडन नहीं करेगा। विश्राम के दौरान समय तेजी से बीत गया और जल्द ही अगले दिन सुबह के 4 बज गए। इस समय आकाश अभी अभी चमकना शुरू हुआ था। पुनर्तः सशस्त्र फॉक्स ब्यूरियल टीम ने सैन्य बेस छोड़ दिया और आधिकारिक रूप से वन्य क्षेत्र में प्रवेश कर गई। समूह में 7 लोग थे। मेंग यान और जूटिंग आगे चल रहे थे। माशिन एक बड़ी स्नाइपर राइफल लिए ली यू के साथ समूह के बीच में चल रहे थे। गाओ चेंग, रानजू और शियाओ चेंग पीछे की ओर चले। इस राष्ट्रीय राजमार्ग से उत्तर की ओर चलते हुए हम लगभग 2 दिनों में अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। मेंग यान अपनी लंबी टांगों से चलते हुए फुसफुसाते हुए बोली, हमारा गंतव्य एक काउंटी शहर है। हम वहां एक साधारण शिविर लगाएंगे और उसके आसपास राक्षसों का शिकार करेंगे। ली यू ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसे यह बात याद है। फिर जब वे चल रहे थे तो डामर पर जूतों के रगड़ने की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। गर्जन। समय बीतता गया, आकाश धीरे धीरे उज्जवल होता गया और अंततः मृत सन्नाटे में एक गर्जना सुनाई दी। लगभग तुरंत ही टीम के सभी 7 लोग सतर्क हो गए। यह एक झूठा अलार्म था। दहाड़ते राक्षस को स्पष्ट रूप से देखकर मेंग यान ने अपने सुंदर चेहरे से पसीना पोंछा और कहा, ये 3 जी रैंक ब्लैक शैडो पैंथर्स हैं। ली यू, तुम आगे बढ़ो। अच्छा। ली यू ने अपने कंधों पर रखी सामग्री नीचे रखी, रक्त छाया ब्लेड निकाला और आगे बढ़ गया। वह अपने दिल में जानता था कि यह मेंग यान की उसकी पहली परीक्षा थी। यदि आप 3 जी रैंक राक्षसों से भी नहीं निपट सकते, फिर तो आपको अपने आप को आगे ले जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फॉक्स ब्यूरियल टीम में कोई भी, जिसमें मेंग यान भी शामिल है जो जियांग नियान का दोस्त था, उसकी दाई नहीं बन सका। जियांग नियान की प्रतिष्ठा इतनी महान नहीं है। फॉक्स ब्यूरियल टीम के अन्य 5 सदस्य भी ली यू के प्रदर्शन को चुपचाप देख रहे थे। चाहे वह विशेष स्तर की तलवारबाजी हो या किसी उच्च स्तरीय योद्धा के बराबर की युद्ध शक्ति, ये सब मेंग यान ने मुहज़बानी कहा था। ऐसा नहीं था कि उन्हें मेंग यान पर भरोसा नहीं था, लेकिन उन सभी का दृढ़ विश्वास था कि देखना ही विश्वास है। 3 काली छाया वाले तेंदुए झिझक रहे थे और ली यू और उसके समूह पर दहाड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता था कि इस समूह से निपटना आसान नहीं है, फिर भी वे अपने मुंह के सामने शिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। ली यू को अकेले बाहर जाते देख तीनों जानवर स्वाभाविक रूप से खुद को रोक नहीं सके और नेता ने दहाड़ते हुए उस पर हमला कर दिया। ली यू ने चकमा नहीं दिया और सीधी रेखा में उससे टकरा गया, लेकिन टक्कर से ठीक पहले उसके हाथ में रक्त छाया तलवार नीचे से काली छाया तेंदुए की गर्दन पर वार कर गई। तभी बड़ी मात्रा में खून बहने लगा। अंततः वह कमजोर होकर गिर पड़ा और उसकी सांस रुक गई। यह चाकू से कंड है। मेंग यान और फॉक्स ब्यूरियल टीम के अन्य सदस्यों की आंखें चमक उठीं। विशेष तलवारबाजी को एक तरफ रख दे तो यह कुशल तकनीक उन पेशेवर योद्धाओं की तकनीक से बहुत अलग नहीं है जो चाकू की धार पर रहते हैं। क्या यह कोई नौसिखिया है? 5 जोड़ी भ्रमित आंखें मेंग यान को घूर रही थीं, जिससे उनके मालिकों की उलझन का पता चल रहा था। बिना किसी ताकत के मैं उसे टीम में शामिल करने के लिए कैसे सहमत हो सकता था? यह आश्चर्य की बात नहीं है। मेंग यान के मुंह के कोने थोड़े से हिल गए, लेकिन वह अभी भी शांत दिख रही थी। उसने सचमुच यह उम्मीद नहीं की थी कि इस आदमी को इतनी आसानी से नीचे गिराया जा सकेगा। उसने अपनी विशेष तलवारबाजी का उपयोग भी नहीं किया, केवल एक साधारण टक्कर और वार से काली छाया वाला तेंदुआ मर गया। कप्तान, बुद्धिमान। 5 बधाइयां गूंजी।
जब 6 लोग बात कर रहे थे तो अन्य 2 काले छाया तेंदुए भी भागने में असमर्थ रहे और ली यू ने उन्हें कुछ साधारण वार करके मार डाला। लेकिन उसकी हत्या के बाद वह दुविधा में पड़ गया, क्योंकि ली यू को नहीं पता था कि काली छाया वाले तेंदुए पर कौन सी सामग्री सबसे मूल्यवान थी। लेकिन यदि आप उन सभी को अपने साथ ले जाएंगे तो पूरा बैग भर जाएगा और आप उनमें से बहुतों को नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा मैं यह चीज किसे बेचूंगा? क्या सुअर का मांस कसाई को बेचा जाता है? ब्लैक शैडो पैंथर पर एकमात्र मूल्यवान चीज उसकी ग्रीवा कशेरुका में एक लंबी कंडरा है। लियू को काली छाया तेंदुए की लाश के पास असमंजस में खड़ा देखकर जूटिंग आगे बढ़ी, अपनी तलवार घुमाई और काली छाया तेंदुए की गर्दन पर जोर से वार किया, जिससे सफेद हड्डियां दिखाई देने लगीं। फिर उन्होंने हड्डी में मौजूद पारदर्शी वस्तु को अपने हाथ से दबाया और खींच लिया और लगभग पारदर्शी कंडरा बाहर खींच लिया गया। ली यू ने भी यही तरीका अपनाया और जल्द ही उसके हाथों में 2 पारदर्शी लंबी नसें दिखाई देने लगीं। अध्याय 14 आगमन, काउंटी संख्या 1307 कृपया पढ़ें और अनुशंसा करें। तुमने इस काली छाया वाले तेंदुए को मार डाला, इसलिए यह तुम्हारा है। जूटिंग ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लंबी कंडरा ली यू की ओर फेंकी और शांति से कहा। ली यू ने मना नहीं किया और उसे अपने बैग में रख लिया। दूसरों को इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार पशु सैनिक स्तर के राक्षसों की सामग्रियां आमतौर पर बहुत मूल्यवान नहीं होती हैं। इसका कारण वास्तव में बहुत सरल है, क्योंकि पशु सैनिक स्तर के राक्षसों को थर्मल हथियारों से मारा जा सकता है। योद्धाओं का तो कहना ही क्या, यहां तक कि उत्कृष्ट निशानेबाजी वाला एक साधारण व्यक्ति भी आसानी से पशु सैनिक स्तर के राक्षसों को मार सकता है। अत्यधिक मात्रा के साथ यह स्वाभाविक है कि वे बेकार हैं। इसलिए हर बार जब फॉक्स ब्यूरियल टीम शिकार के लिए निकलती है तो उन्हें सीमित बैकपैक स्थान के कारण बड़ी मात्रा में निम्न स्तरीय राक्षस सामग्री को त्यागना पड़ता है। लेकिन ली यू के लिए अब मच्छर चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, वह मांस ही है। अगर 3 सिर वाले काले साए वाले तेंदुए के लंबे टैंडन किसी मार्शल आर्ट स्कूल को बेचे जाएं तो उनकी कीमत लगभग 5000 युआन होगी। अगर उन्हें किसी भूमिगत गठबंधन को बेचा जाए तो उनकी कीमत 8000 युआन हो सकती है। पैसा कमाने की यह गति आधार शहर की तुलना में कई गुना तेज है। ली यू ने जब सोचा कि कैसे उसने आधे साल तक बेस शहर में संघर्ष किया और फिर भी 10,000 युआन नहीं बचा सकी तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। ली यू, शाबाश। अपना सामान समेटने के बाद वे अपने रास्ते पर चल पड़े। ली यू के पास से गुजरते हुए मेंग्यान ने अचानक ली यू के कंधे पर थपथपाया और कहा। जाहिर है इस लड़ाई के बाद से मेंग्यान की नज़र में ली यू में पहले से ही फॉक्स ब्यूरियल टीम का एक अस्थायी सदस्य बनने की क्षमता है। यह भी कहा जा सकता है कि फॉक्स ब्यूरियल टीम ने ली यू को मान्यता दे दी है। 2 दिन बाद 2 दिन की यात्रा के बाद फॉक्स ब्यूरियल टीम एक जर्जर डामर सड़क पर चल रही थी। सामने दिखाई दे रही बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर उनके चेहरों पर आखिरकार कुछ शांति छा गई। जाहिर है यह फॉक्स ब्यूरियल टीम का गंतव्य है, काउंटी नंबर 1307। हम अंततः यहाँ हैं। मार्शिन, जो एक जीवंत व्यक्तित्व है, ने काउंटी टाउन नंबर 1307 को देखा और धीमी आवाज में कहा। ली यू ने भी राहत की सांस ली। इन 2 दिनों के दौरान ब्लैक शैडो तेंदुए के खिलाफ शुरुआती लड़ाई को छोड़कर ली यू ने अन्य समय में शायद ही कोई कार्रवाई की। आराम के समय के अलावा यह केवल उच्च तीव्रता वाली यात्रा है जो वास्तव में थका देने वाली है। उन्होंने मार्शिन से भी पूछने का समय निकाला और उन्हें जो जवाब मिला वह यह था कि इन पशु सैनिक स्तर के राक्षसों पर समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर मैंने उसके लिए गणित किया। उच्च स्तरीय पशु सैनिक स्तर के राक्षस के लिए महत्वपूर्ण सामग्री 5000 से 15000 के बीच होती है। लेकिन एक प्राथमिक जानवर सामान्य स्तर के राक्षस की महत्वपूर्ण सामग्री 5 से 15 मिलियन में बेची जा सकती है। मध्यवर्ती जानवर सामान्य स्तर महंगे लोगों को सैकड़ों लाखों में बेचा जा सकता है। इसलिए फॉक्स ब्यूरियल टीम का मूल उद्देश्य प्राथमिक सामान्य स्तर के राक्षसों का शिकार करना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उन जानवर सैनिक स्तर के राक्षसों पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। जब तक आपके पास कहने के लिए कुछ न हो तब तक बात न करें। जूटिंग ने मार्शिन की ओर देखा, उसे धीमी आवाज में डांटा और फिर सामने की ओर गौर से देखा। हम पिछले 2 दिनों से राजमार्ग पर सुनसान इलाकों से होकर यात्रा कर रहे हैं, इसलिए हमें ज्यादा राक्षसों का सामना नहीं करना पड़ा। मेंग्यान ने ली यू की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, उनमें से ज्यादातर राक्षस हैं जो शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में रहते हैं। हम अंदर घुसने वाले हैं, इसलिए सतर्क रहें। ठीक है बहन यान। ली यू ने सिर हिलाया। सब लोग सावधान रहें। आगे का इलाका टाइगर मास्टिफ का इलाका है। यह टाइगर मास्टिफ शायद एक मध्यम स्तरीय जानवर सेनापति है और इसके कबीले में बड़ी संख्या में जानवर सैनिक स्तर के राक्षस भी हैं। वे हमारे निशाने पर नहीं हैं, इसलिए उनके आसपास से निकल जाएं। यदि कोई राक्षस हमला करे तो उसे तुरंत मार डालो। ठीक है बहन यान। 6 लोगों ने एक साथ फुसफुसाते हुए जवाब दिया। फिर एक संकरी सड़क पर सावधानीपूर्वक लेकिन तेजी से आगे बढ़ें। रास्ते में अगर उन्हें कोई राक्षस मिलता तो वे उससे छिपने की कोशिश करते। अगर वे छिप नहीं पाते तो मेंग्यान उनसे निपट लेता। आखिरकार तत्काल हत्या सुनिश्चित करना आवश्यक है और इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। हत्या करने के बाद वह जल्दी से चला गया। उन्होंने राक्षस की लाश से सामग्री भी नहीं निकाली क्योंकि उन्हें डर था कि खून की गंध अन्य राक्षसों को आकर्षित करेगी। एक बार घेर लिए जाने पर जानवरों की अंतहीन लहर में ब्यूरियल फॉक्स टीम की साधारण सामान्य स्तर की योद्धा टीम का उल्लेख नहीं करने पर यहां तक कि युद्ध के देवता भी थक कर मर जाएंगे।
स्वेलो स्टार के मूल उपन्यास में क्या युद्ध देवता लू गैंग, जो जानवरों की लहरों द्वारा मारा गया था, एक उदाहरण नहीं है? इसके अलावा लू गैंग युद्ध स्तर के योद्धाओं के बीच एक मजबूत योद्धा है। इस तरह रास्ते में बेहद सतर्क रहने, लगभग 20 बार चकमा देने और 9 सिर वाले जानवर सैनिक स्तर के राक्षस को तुरंत मार डालने के बाद फॉक्स बरियल टीम को अंततः रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान मिल गया, एक कार्यालय भवन। इसका कारण बहुत सरल है, क्योंकि यह कार्यालय भवन आसपास की सबसे ऊंची इमारत है। इसमें 18 मंजिलें हैं। शहर में ऊंची इमारत की छत अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान है। आखिरकार साधारण राक्षस वहां नहीं चढ़ सकते, और यदि वे सीढ़ियों से ऊपर आते हैं तो निश्चित रूप से उनमें से बहुत अधिक नहीं होंगे। बंदूक पर लगी मशीन गन के साथ जब तक गोलियां समाप्त नहीं हो जाती, जानवर सैनिक स्तर के राक्षस बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे, और जानवर सामान्य स्तर के राक्षस भी मेन ज्ञान और अन्य का ध्यान केंद्रित करेंगे। अंत में भले ही आप अभिभूत हों, फिर भी आपके पास बच निकलने के लिए कुछ समय होता है। छत पर जाओ। मेन ज्ञान ने अपना हाथ हिलाया और सीढ़ियों की ओर ले गई। सीढ़ियां चढ़ते समय उसने अपनी आंखें सतर्क रखते हुए चारों ओर देखा। लियू और जूटिंग मेन ज्ञान के पीछे पीछे चल रहे थे, दोनों हाथों में रक्त छाया तलवार पकड़े हुए और युद्ध की मुद्रा बनाए हुए। गर्जन। एक दहाड़ सुनाई दी और फिर एक जानवर अचानक मेन ज्ञान के सामने कूद पड़ा और अपना खून से सना मुंह खोलकर उसकी ओर दौड़ा। यह एक उच्च स्तरीय पशु सैनिक स्तर का तिब्बती मास्टिफ है। फिर मेन ज्ञान ने लापरवाही से उसे अपनी कटार से आधा काट दिया। मुझे कहना होगा, मेन ज्ञान जैसे सामान्य स्तर के योद्धा के नेतृत्व में अगर फर्श में छिपे राक्षस बाहर न आते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जब वे बाहर आ जाते तो यह कहा जा सकता था कि एक राक्षस को एक तलवार से मार दिया गया। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। वे दफ्तर की 18वीं मंजिल तक गए, छत पर गए और सीढ़ियों को बंद कर दिया ताकि कोई भी राक्षस उनकी जानकारी के बिना ऊपर न आ सके। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। सभी लोग जांच लें कि आसपास कोई जानवर जनरल स्तर का राक्षस तो नहीं है। याद रखें, अपने शरीर को ज्यादा न दिखाएं, वरना नीचे के राक्षस आपको खोज लेंगे, जो बहुत परेशानी का सबब होगा। मेन ज्ञान ने अपने बैग से एक दूरबीन और उच्च ऊर्जा वाला भोजन निकाला और चबाते हुए निर्देश दिए। 6 लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। फिर माशिन को छोड़कर सभी ने अपने बैग से दूरबीन निकाली और अपने आसपास का निरीक्षण किया। माशिन ने अपने पास रखे लोहे के बक्से को खोला, उसके अंदर रखी गोला बारूद को एक तरफ रख दिया और फिर बंदूक के बाकी हिस्सों को जोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही 2 मीटर लंबी भारी स्नाइपर राइफल कई लोगों के सामने आ गई, जिसमें ऑप्टिकल साइट्स, ग्रिप्स और साइलेंसर भी लगे हुए थे। उन्होंने एक विशेष लाल रंग की गोली डाली, फिर अपने 1.5 मीटर लंबे पतले शरीर के साथ उन्होंने 2 मीटर लंबी भारी स्नाइपर राइफल को उठाया और परीक्षण फायरिंग और अंशांकन शुरू किया। यदि आपको कोई सामान्य स्तर का राक्षस मिले तो मुझे सूचित करें। ठीक है, 20 जनरल स्तर के राक्षस को ढूंढने का काम हम पर छोड़ दो। पहले तुम आराम कर सकते हो। मेन ज्ञान ने उच्च ऊर्जा वाला भोजन चबाते हुए बिना अपना सिर घुमाए जवाब दिया। अध्याय 15 शिकार प्रगति पर है, कृपया पढ़ें और अनुशंसा करें। अगर हम फॉक्स ब्यूरियल टीम के महत्व के बारे में बात करें तो सामान्य स्तर के योद्धा मेन ज्ञान निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति निश्चित रूप से माशिन है। भले ही उसके पास केवल एक मध्यम योद्धा की ताकत हो, लियू उसे नंगे हाथों से लड़ाई में आसानी से कुचल सकती थी, लेकिन वह आग्नेयास्त्रों का उपयोग करके शिकार में एक वास्तविक सामान्य स्तर की योद्धा मेन ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि माशिन फॉक्स बरियल टीम में नहीं होता तो फॉक्स बरियल टीम जानवर जनरल स्तर के राक्षसों पर विचार भी नहीं करती, क्योंकि कठिनाई और जोखिम कारक बहुत अधिक हैं। जब पुरस्कार जोखिम के अनुपात में नहीं होते हैं तो भले ही मेन ज्ञान एक वास्तविक सामान्य स्तर का योद्धा हो, फिर भी उसे दूसरे सर्वश्रेष्ठ के लिए समझौता करना पड़ता है और जानवर सैनिक स्तर के राक्षसों का शिकार करना पड़ता है। लियू स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत को समझता था, इसलिए वह अपने आसपास के वातावरण को ध्यानपूर्वक देख रहा था। बहन यान, उधर देखो। अचानक गाओ चेंग ने एक दिशा की ओर इशारा किया और धीमी आवाज में चिल्लाया। लियू और अन्य लोग तुरंत वहां पहुंचे और ध्यान से गाओ चेंग द्वारा बताई गई दिशा की जांच की। जल्द ही उन्हें एक 3 मंजिला इमारत के बगल में एक रास्ते पर 10 मीटर से अधिक लंबा एक बड़ा हरा सांप घूमता हुआ दिखाई दिया। जानवर जनरल स्तर। मेन ज्ञान ने बड़े सांप को देखा, उसकी आंखें चमक उठी और उसने एक पल के लिए सोचा, यह एक बांस का हरा सांप है। बांस का पत्ता हरा। लियू थोड़ा स्तब्ध रह गया। इस शब्द में जिस सांप का जिक्र है वह समय यात्रा से पहले भी पृथ्वी पर मौजूद था। वह एक बेहद जहरीला सांप था, लेकिन उसके सामने वाला सांप स्पष्ट रूप से उसकी प्रजाति का नहीं था। बांस के पत्ते वाला हरा सांप सबसे शक्तिशाली सांपों में से एक है। यह बेहद जहरीला होता है। इसका शरीर चाप के आकार के शल्कों से ढका होता है, जिससे इसे अविश्वसनीय रक्षात्मक शक्ति मिलती है। क्योंकि इसके शल्क पन्ने जैसे हरे रंग के होते हैं, इसलिए इसे बांस के पत्ते जैसा हरा कहा जाता है। जूटिंग ने हैरान लियू को देखा और धीमी आवाज में समझाया। फिर उसने उम्मीद भरी निगाहों से माशिन की ओर देखा, जो पहले ही खड़ा हो चुका था और अपने 1.5 मीटर लंबे शरीर के साथ भारी स्नाइपर राइफल पर लेटा हुआ था। इस बड़े सांप की सुरक्षा बहुत मजबूत है, एक गोली से यह मर नहीं सकता। माशिन ने दूरबीन से हरे रंग के घुमावदार सांप को देखा, फिर स्नाइपर राइफल से लाल गोलियां निकालकर उनकी जगह काली गोलियां रख दी। फिर वह छत के किनारे पर लेट गया, लगभग 2 मीटर लंबी भारी स्नाइपर राइफल को खड़ा किया और धीरे धीरे बोला,
छह लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी नजरें दूरबीन में लगे बैम्बू लीफ ग्रीन वाइपर पर टिकी थीं और वे सांस रोके हुए थे। टकराना। साइलेंसर के दबाव के कारण गोली की आवाज धीमी हो गई। फिर जिस क्षण गोली चली, एक काली गोली तेजी से गुजरी और इससे पहले कि ध्वनि का उछाल बांस के पत्ते के हरे रंग तक पहुंच पाता, वह ध्वनि की गति से कई गुना अधिक गति से त्रिकोणीय सिर से टकरा गई। मिश्र धातु की गोली बांस के हरे सांप के शिल्कों से जोर से टकराई और तुरंत उसमें घुस गई। अचानक गोली से उसके त्रिकोणीय सिर में एक छेद हो गया। फिर वह शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुंदर। छत पर छह लोग उत्साहित दिख रहे थे। सौभाग्य से मैंने उसके सिर में गोली मार दी। माशिन ने अपना सिर उठाया और भारी स्नाइपर राइफल की मैगजीन को थोड़ी पीड़ा के साथ देखा। वापस आकर मैं और गोलियां खरीदूंगा। यह चीज बहुत कीमती है। जूटिंग ने माशिन को पत्रिका को घूरते देखा और तुरंत समझ गई कि वह क्या सोच रही है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस बांस के सांप का पित्ताशय ही 50 लाख का है। इतनी सारी गोलियां खरीदने के लिए आपके पास 5 मिलियन पर्याप्त हैं। यह सही है। माशिन ने उसके सिर को छुआ और मासूमियत से मुस्कुराया। तैयार हो जाओ और सामग्री इकट्ठा करने के लिए नीचे जाओ। गाओ चेंग, माशिन को बक्सा ले जाने और उसकी रक्षा करने में मदद करो। उसे दमनकारी आग प्रदान करने दो। जूटिंग, सामग्री एकत्र करने की जिम्मेदारी आपकी है। ली यू, रानजू, जियोचेंग, तुम तीनों मेरे पीछे आओ और रास्ता साफ करो। मेंग यान ने तुरंत फैसला लिया। आदेश देने के बाद उसने सीढ़ियों का दरवाजा खोला और सावधानी से लेकिन तेजी से नीचे की ओर भागी। फॉक्स ब्यूरियल टीम के अन्य सदस्य भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। यह पुष्टि हो गई है कि बांस के पत्ते वाला हरा सांप मारा गया है। 5 मिनट बाद अंधेरे में छिपी फॉक्स ब्यूरियल टीम ने अपने सामने बैम्बू लीफ ग्रीन की लाश को देखा और अपना निर्णय सुनाया। हम अकेले नहीं हैं जो पास में पड़े बांस हरे सांप के शव पर नजर रख रहे हैं। मेंग यान ने चारों ओर देखा और देखा कि वे जानवर सैनिक स्तर के राक्षस जुएकिंग की लाश को घूर रहे थे और हमला करने के लिए तैयार थे। हमेशा की तरह रानजू और जियोचेंग, तुम दोनों जाओ और झुंड का ध्यान आकर्षित करो और बाकी लोग योजना के अनुसार उसका अनुसरण करेंगे। ली यू, तुम्हें भी गाओ चेंग के साथ आना चाहिए और माशिन की रक्षा करनी चाहिए। मेंग यान ली यू को बुलाकर साथ में चार्ज लेना चाहती थी, लेकिन जब उसे याद आया कि ली यू एक नवागंतुक है तो वह हिचकिचाई। चिंता मत करो बहन यान, मैं कार्य पूरा करने की गांठी देता हूं। ली यू भी जानती थी कि मेंग यान के दिल में चिंताएं होंगी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। आखिरकार जब लड़ाई शुरू होगी तो माशिन आग दमन के लिए जिम्मेदार होगा, इसलिए उसे लड़ाई से कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ो। मेंग यान ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर आदेश दिया। दादा। माशिन के हाथ में भारी मशीन गन ने पहले गोलीबारी की और फिर रानजू, जियोचेंग और मेंग यान अपनी तलवारें लहराते हुए और हर जगह खून छिड़कते हुए जानवरों के झुंड की ओर दौड़े। जब एक पशु सैनिक स्तर का राक्षस एक सामान्य स्तर के योद्धा का सामना करता है, यदि पूर्व की संख्या एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंचती है तो उसे कुचल दिया जाएगा। आखिरकार दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। ली यू की सेना पूरी ताकत से गोलीबारी कर रही थी। 100 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाली रक्षाया युद्ध तलवार उसके हाथों में पानी में मछली की तरह थी। अपनी विशिष्ट तलवारबाजी के साथ वह एक दर्जन से ज्यादा पशु सैनिक स्तर के राक्षसों की घेराबंदी से बिल्कुल भी कम नहीं था। सामग्री इकट्ठा करने के प्रभारी शूटिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक हाथ में तलवार लहराई और दूसरे हाथ में खंजर निकाला। वह लगभग तुरंत ही बांस के पत्ते वाले हरे के शरीर के पास पहुंच गया। सबसे पहले उसने पहले से ही टूटे हुए सांप के सिर को जोरदार वार से 2 टुकड़ों में काट दिया, फिर खंजर को सांप के शरीर के बीचों बीच भोंक दिया और फिर उसे जोरदार वार से काट डाला। एक सांप का पित्त उसके हाथ में आ गिरा। फिर सांप के मांस और त्वचा के चारों ओर एक चीरा लगाएं और सांप की त्वचा शल्कों सहित गिर जाएगी। बहन यान। 2 और महत्वपूर्ण सामग्रियों को इकट्ठा करने के बाद जूटिंग ने और अधिक देर नहीं की और मेंग यान को बुलाने के लिए खड़े हो गए। निकालना। मेंग यान ने एक पशु सैनिक स्तर के राक्षस को मार डाला और फिर दहाड़ा। फिर वह भाग गया। ली यू और अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इसके बाद वे लगभग 1 घंटे तक हर जगह छिपे रहे, जब फॉक्स ब्यूरियल टीम के 7 सदस्य चुपचाप कार्यालय भवन की 18वीं मंजिल की छत पर लौट आए। क्या शानदार शुरुआत है। मेंग यान ने सांप की पित्ताशय और सांप की खाल उठाई, अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है इस बार हम बहुत पैसा कमा लेंगे। यह बांस के पत्ते वाला हरा सांप ही बहुत कीमती है। रानजू, तुम ली यू को सिखाओ कि सामग्री को कैसे संभालना है। चूंकि यहाँ नए लोग हैं, इसलिए मैं लूट के सामान को बांटने के नियमों को संक्षेप में समझाऊंगा। यह वास्तव में बहुत सरल है। इसे इस लड़ाई में प्रत्येक व्यक्ति के योगदान के अनुसार वितरित किया जाता है। जो भी बड़ी भूमिका निभाएगा उसे लूट का बड़ा हिस्सा मिलेगा। बेशक इन सब के लिए तब तक इंतजार करना होगा जब तक हम सामान्य वितरण के लिए आपूर्ति आधार पर वापस नहीं लौट आते। अभी इस पर चर्चा करना जल्दबाजी होगी। आखिरकार हम अभी भी घनी आबादी वाले इलाके में हैं। यह बेहद खतरनाक है, सभी को सतर्क रहना चाहिए। ठीक है। बिना किसी अपवाद के सभी छहों ने गंभीरता से सिर हिलाया। वे सभी जानते थे कि स्वतंत्र योद्धाओं के लिए जंगल क्षेत्र में प्रवेश करना अत्यंत खतरनाक था और मृत्यु की संभावना अकल्पनीय रूप से अधिक थी। ठीक है, पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। आखिरकार अभी अभी हमारे बीच भयंकर लड़ाई हुई है। 6 लोगों के रवैये को देखते हुए मेंग यान ने विषय को आगे नहीं बढ़ाया। आखिरकार वह तो बस एक दैनिक अनुस्मारक थी। दोपहर 5 बजे तक आराम करें, फिर दोबारा काम शुरू करें। हाँ। अध्याय 16 आपूर्ति आधार पर वापसी कृपया पढ़ें और अनुशंसित करें।
5 घंटे शांतिपूर्वक बीत गए जबकि सभी लोग आराम कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उच्च ऊर्जा वाला भोजन निकाला, दूरबीन को पुनः उठाया और चारों ओर निरीक्षण करना शुरू कर दिया। लेकिन अगली सुबह तक भी कोई फसल नहीं हुई। नीचे से कुछ पशु सामान्य स्तर के राक्षस भी गुजर रहे थे, लेकिन या तो वे बड़ी संख्या में पशु सैनिक स्तर के राक्षसों से घिरे हुए थे, या वे इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें उकसाया नहीं जा सकता था। यदि पहले वाले को मार भी दिया जाता तो भी घेराबंदी से बचने के लिए वे सामग्री इकट्ठा करने के लिए शव को वापस नहीं ला सकते थे, और दूसरे वाले को लियू और उनकी टीम को जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरकार लियू की तरफ से सबसे मजबूत व्यक्ति मेंग यान केवल जूनियर जनरल स्तर पर है। माशिन ने कुछ गोलियां चलाईं, लेकिन उनमें से कोई भी पहले जितनी प्रभावी नहीं थी। जानवर जनरल स्तर के राक्षसों के हमले का या तो बहुत कम प्रभाव पड़ता है, या उनके चारों ओर जानवर सैनिक स्तर के राक्षसों की एक बड़ी संख्या इकट्ठी हो जाती है, जिससे उनसे निपटना असंभव हो जाता है। यद्यपि फॉक्स ब्यूरियल टीम का समग्र मूड थोड़ा उदास था, लेकिन किसी ने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की, जिसमें ली यू भी शामिल है। आखिरकार कोई कारण तो होना ही चाहिए कि एक प्राथमिक जानवर सामान्य स्तर के राक्षस की कीमत एक उच्च स्तर के जानवर सैनिक स्तर के राक्षस की सामग्रियों से इतनी भिन्न होती है। मेंग यान ने आसमान की तरफ देखा। लगभग भोर हो चुकी थी। लियू और गाओ चेंग, तुम दोनों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। बाकी लोग पहले आराम कर सकते हैं। ठीक है, बहन यान। लियू और गाओ चेंग ने जवाब में सिर हिलाया और शेष 5 लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और छत पर आराम करने लगे। लेकिन जब तक सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर नहीं पहुंच गया, तब तक कोई उपयुक्त लक्ष्य नहीं मिला। तुम दोनों थोड़ी देर आराम करने जाओ। जू टिंग और मैं पहरा देंगे। मेंग यान की आवाज पीछे से आई। लियू ने सिर हिलाया, फिर गाओ चेंग के साथ छत के किनारे पर चले गए, दीवार के सहारे टिक गए और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जंगल में अच्छा भोजन करना आवश्यक है। यह बस थोड़ा सा गलत था, सौभाग्य से हम तेजी से भागे। कार्यालय भवन की छत पर फॉक्स ब्यूरियल टीम के 7 सदस्य जमीन पर गिर पड़े, मानो वे किसी आपदा से बच गए हों। किसने सोचा होगा कि राक्षसों का एक समूह अचानक प्रकट हो जाएगा। माशिन ने मुड़ी हुई भारी स्नाइपर राइफल को देखा, उसके छोटे से चेहरे पर पीड़ा के भाव थे। इस चीज को ठीक करना सस्ता नहीं है। इस ऑपरेशन से प्राप्त आय का उपयोग बंदूक की मरम्मत के लिए करें। मेंग यान के बोलने के बाद उसने घायल टीम के सदस्यों को देखा और खुद को असहाय महसूस किया। उन्होंने शुरू में एक अकेले बैंगनी आकाश भेड़िया को निशाना बनाया, जो एक प्राथमिक जानवर सामान्य स्तर का था, और जब माशिन ने एक भारी स्नाइपर राइफल से उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, तब उनमें से 7 नीचे गिर गए। लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि 7 लोगों द्वारा इस प्राथमिक जानवर सामान्य स्तर के राक्षस को मारने के बाद, जब वे सामग्री एकत्र कर रहे थे, राक्षसों का एक समूह अचानक बाहर निकल आया। अग्रणी राक्षस शक्तिशाली नहीं था, केवल एक प्रमुख पशु सेनापति के स्तर का था। अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो मेंग यान बिल्कुल भी कमतर नहीं होता, लेकिन विपरीत पक्ष में कई अधीनस्थ थे। लगभग 100 पशु सैनिक स्तर के राक्षसों की घेराबंदी का सामना करते हुए न केवल कुछ लोग उन्हें हरा नहीं सके, बल्कि अगर वे कर सकते थे तब भी उन्होंने लड़ने की हिम्मत नहीं की। किसी ने भी काउंटी शहर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में लड़ने की हिम्मत नहीं की। कम से कम फॉक्स ब्यूरियल टीम के पास यह क्षमता नहीं है। बड़े पैमाने पर होने वाली लड़ाई के कारण आसपास के जानवरों का इकट्ठा होना स्वाभाविक है। अगर पूरे देश के जानवर इकट्ठा हो जाएं, तो युद्ध के देवता स्तर का योद्धा भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। माशिन की भारी स्नाइपर राइफल क्षतिग्रस्त हो गई और मुड़ गई, जब भागने के दौरान प्राथमिक जानवर सामान्य स्तर के राक्षस ने उसे खरोंच दिया। सौभाग्य से भागते हुए राक्षस समूह का नेता केवल एक प्रमुख पशु सेनापति था। मेंग यान की शक्तिशाली शक्ति पर भरोसा करते हुए वह भागने में सफल रहा। यदि राक्षस को मध्यम स्तर के जानवर सामान्य स्तर के राक्षस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो फॉक्स ब्यूरियल टीम सबसे अधिक संभावना समाप्त हो जाएगी। हमारे पास बैंगनी आकाशीय भेड़िए की त्वचा, कंडरा और नुकीले दांत इकट्ठा करने का समय नहीं था। जू टिंग की धीमी आवाज गूंजी, केवल खोपड़ी और आंखें एकत्र की गईं। इतना खराब भी नहीं। मेंग यान ने अपना हाथ हिलाया और अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने बैग से उच्च ऊर्जा वाला भोजन निकाला। नुकसान कम से कम 3 मिलियन का है। माशिन विलाप करने लगा। बैंगनी भेड़िए से प्राप्त सबसे कीमती सामग्री खोपड़ी और टेंडन है, जो सबसे मूल्यवान भी हैं। इसके बाद सबसे मूल्यवान सामग्री भेड़िए की खाल, 2 आंखें और नुकीले दांत हैं। एक प्राथमिक पशु सामान्य स्तर के बैंगनी भेड़िए के लंबे टेंडन की कीमत कम से कम $20 लाख होती है। इसमें भेड़िए की खाल और नुकीले दांत भी जोड़ दें तो यह कीमत लगभग $30 लाख होगी, या इससे भी ज्यादा। लियू और अन्य लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए उच्च ऊर्जा वाले भोजन को चबाते समय उनकी आंखों में अनिच्छा की झलक दिखाई दी। लियू विशेष रूप से तब बहुत दुखी हुए जब उन्होंने सोचा कि सिम्स को 3 बार खेलने के लिए 3 मिलियन पर्याप्त थे। इस समय शारीरिक दर्द कोई मायने नहीं रखता। यह जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। मेंग यान ने संक्षेप में समय और लाभ की गणना की और निर्णय लिया, चलो पहले आपूर्ति आधार पर वापस चलते हैं, सभी को समायोजित होने देते हैं और फिर बाहर आते हैं। अच्छा। 6 लोगों को कोई अन्य आपत्ति नहीं थी और वे बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। आखिरकार आज 10वां दिन है जब हम छत पर बैठे हैं। आने जाने के चक्कर मिलाकर आधा महीना बीत चुका है और जो खाना हम लाए थे वो लगभग खत्म हो चुका है। जहां तक पीने के पानी की बात है, यह तीसरे दिन किया गया था।
लेकिन इन लगभग 13 दिनों के दौरान फॉक्स ब्यूरियल टीम को भी बहुत कुछ हासिल हुआ। आज उनकी जान बचाने वाले बैंगनी आकाश भेड़िया को छोड़कर उन्होंने कुल 3 सामान्य स्तर के राक्षसों को मार डाला था। यद्यपि वे सभी प्राथमिक जानवर जनरल हैं, फिर भी वे बहुत पैसे के लायक हो सकते हैं। आखिरकार एक प्राथमिक जानवर सामान्य स्तर के राक्षस पर महत्वपूर्ण सामग्री आमतौर पर 5 मिलियन से 15 मिलियन में बेची जा सकती है। इन तीनों की कीमत कम से कम 15 मिलियन है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब मेंग यान को पता चला कि ली यू पैसे उधार लेना चाहता है, तो उसने बिना कुछ कहे उसे 100,000 युआन हस्तांतरित कर दिए। इस तरह के स्वतंत्र योद्धा के लिए जो जंगल क्षेत्र में सक्रिय है, सैकड़ों हजारों डॉलर वास्तव में एक छोटी राशि है। आपूर्ति अड्डे पर लौटने का फैसला करने के बाद फॉक्स बरियल टीम के 7 सदस्य तुरंत नीचे नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने अपने अपने जख्मों का इलाज कराया, अपनी ताकत बढ़ाई और आराम करने लगे। आखिरकार उन्हें उसी मार्ग से वापस लौटना है और अनिवार्य रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इसका सामना करने के लिए सर्वोत्तम संभव स्थिति में होना चाहिए। इस तरह फॉक्स बरियल टीम देर रात तक वहीं रुकी रही, उसके बाद वे सावधानीपूर्वक नीचे जाने लगे। इस संरचना में अभी भी मेंग यान और जूटिंग आगे चल रहे हैं, बीच में ली यू और मा शिन हैं, तथा पीछे की ओर रांजू, जियो चेंग और गाओ चेंग हैं। अंतिम स्तर पर पहुंचने के बाद हम संकीर्ण सड़क पर सावधानीपूर्वक और तेजी से आगे बढ़े, ठीक वैसे ही जैसे हम यहां आए थे। और क्योंकि बैग में रखा खाना खत्म हो चुका था, इसलिए वे आने से भी ज्यादा तेजी से चले गए। इस तरह राक्षसों के 7 या 8 समूहों को दरकिनार करने के बाद फॉक्स ब्यूरियल टीम एक बार फिर काउंटी नंबर 1307 के उपनगरों में पहुंची। फिर एक और लंबी यात्रा थी। हालांकि चूंकि हम इस बार उसी रास्ते से लौट रहे थे, इसलिए तेजी से चलने की जरूरत नहीं पड़ी। बोर होते ही हमने एक 4 मंजिला विला के बाथरूम के पास जगह ढूंढी और अलाव जला लिया। बेशक जरूरी कदम अभी भी उठाने थे। आग को ढक दिया गया और धुआं नीचे वाले घर में पहुंचा दिया गया। इस तरह फॉक्स ब्यूरियल टीम को आधे महीने में पहली बार गर्म भोजन मिला। अगले दिन हम उठे और उसी रास्ते से वापस लौटते हुए आपूर्ति केंद्र की ओर बढ़े। रास्ते में कई पशु सैनिक स्तर के राक्षस भी मारे गए। आखिरकार बैकपैक में केवल कुछ सामान्य स्तर के राक्षसों की सामग्री ही है, इसलिए इसमें बहुत जगह है।